बोले भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। राजसमंद की इस विशाल नामांकन सभा में हमारे बीच मंच पर उपस्थित राजस्थान भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया आदरणीय सीपी जोशी जी, इसी राजसमंद से लगातार 5 साल तक सांसद रहते हुए ऐतिहासिक काम करवाने वाले और अभी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने वाले ऐसी हमारी लोकप्रिय वरिष्ठ मंत्री आदरणीय हमारे इस लोकसभा के प्रभारी के नाते मंजू जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोरावरी कुमावत और कल ही राजस्थान के सभी जिलों में जिला समन्वयक नियुक्त किए गए राजसमंद के जिला समन्वयक आदरणीय पुष्प जैन जी, और मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहूंगा, आज आदरणीय पुष्प जैन साहब का जन्मदिन है, तो मैं इस पूरे पांडाल में पुष्प जैन जी का बधाई शुभकामना देता हूँ। कल आदरणीय मंजू जी का जन्मदिन था, आपको भी बधाई, और कल जिनका होने वाला है उनको भी एडवांस में बधाई देते हुए मेरी बात को शुरू करूंगा। बहुत लंबा समय हो गया और जिस कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हमारी यहाँ के लोग आदरणीय महिमा कुमार जी और उपस्थित सभी मंच पर विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और मंच के सामने इसी राजसमंद लोकसभा सीट को लाखों वोटों से जिताने की ताकत रखने वाले पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, भाई और बहनों, ज्यादा लंबा मैं तय लूंगा। इतनी सी बात निवेदन करता हूं कि पिछले 2019 में जब राजसमंद के चुनाव हुए, राजस्थान में 25 सीटों में सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले 3rd नंबर पर हम लोग राजसमंद को जिताने में कामयाब रहे थे। और इस बार मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि जो कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं कार्यकर्ताओं के असीम उत्साह और विश्वास के आधार पर इस बार राजस्थान में नंबर 1 अगर कोई जीत होगी राजसमंद लोकसभा से होगी। जयगाना से लेकर कुंभलगढ़ तक एक एक कार्यकर्ता राजस्थान चुनाव के सेकेंड फेज में 26 अप्रैल को पहले मतदान फिर जलपान, ये संकल्प लेकर एक एक बूथ पर, एक एक शक्ति केंद्र पर, एक एक मंडल पर अपनी मेहनत के जो परिणाम 4 जून को आएगा कि अब की बार 400 पार का नारा तो होगा, लेकिन राजसमंद की सीट ऐतिहासिक मतों के साथ हम सब लोग जीतेंगे, ये विश्वास मैं देने के लिए आया हूं। और इस बात को सौभाग्य हमारे के राजसमंद की 100 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं और इन कार्यकर्ता बंधुओं के आधार पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि भले ही महिमा कुमार जी किसी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए जाए या नहीं जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये राजसमंद की जनता ने तय किया है, नरेंद्र मोदी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी दी है कि इस बार तो ऐतिहासिक बहुमत तो लाएंगे, लेकिन जो सपना आपने देखा है कि 2024 से 2029 का कार्यकाल होगा, ऐतिहासिक फैसलों का कार्यकाल होगा। 2014 से 2024 का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्रेलर था, असली फिल्म अगर आपको देखनी तो 2024 से 2029 में देखना। प्यारे मित्रों, मैं सोचता हूं कि आने वाले कई दशकों तक ये कार्यकाल इतिहास के उन पन्नों में दर्ज होगा जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि हमारा दिया हुआ एक वोट जिसकी ताकत के आधार पर इस राजस्थान में 25 सीटें तो दी, लेकिन भारत ने विश्व के मानचित्र पर जो अव्वल स्थान प्राप्त करेगा उसमें आप सब लोगों की सहमति की आवश्यकता है। मैं तो थोड़ी सी बात कहूंगा, राजस्थान सरकार का मंत्री होने के नाते राजसमंद में जाती है और मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि इन 8 विधानसभा में कॉम्पिटिशन है कि सबसे ज्यादा अधिक से अधिक मतदान, अधिक से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के खाते में किस विधानसभा से आएंगे। अभी शंकर सिंह जी ठीक कहा था, ये बात सही कि पिछली बार सबसे अधिक मतदान, सबसे अधिक मत ब्यावर से मिले थे, लेकिन शंकर सिंह जी इस बार आपको मेहनत और करनी पड़ेगी क्योंकि जेता ने कहा है इस बार 1.25 लाख के पार वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जेता से मिलने वाले भारतीय जनता पार्टी को। मैं करता निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 15 दिसंबर को जब पहली बार शपथ ली, उसके बाद 3 महीने के कार्यकाल को 3.5 महीने के कार्यकाल की अगर तुलना करें
मैं सोचता हूं कि ऐसा कार्यकाल पहले किसी सरकार का, राज्य सरकार का नहीं रहा। जो इस बार माननीय सीपी जोशी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, चुनावी घोषणा पत्र को पहले ही दिन से चालू किया। 450 रुपए में सिलेंडर, चुनाव से पहले का वादा था, चुनाव में मंत्रिमंडल इस बात को लागू किया। किसान सम्मान निधि को 6000 से 8000 किया। पेपर माफिया पर नकेल कसने के लिए एसआईटी का गठन किया। और जो नकल माफिया गिरोह था, जो थानेदार बनने के लिए चले थे, उनको कांस्टेबल ने घसीट घसीट के जेल की सलाखों में पीछे जाने का काम किया है, राजस्थान सरकार का है। अपराध पर लगाम के लिए एटीएस का गठन हुआ। विभिन्न थानों में अपराधियों पर नकेल कसी गई और इसके साथ ही डीजल पेट्रोल पर बेच को कम करने का काम भी राजस्थान सरकार ने किया। ईआरसीपी का पूरी राजस्थान के 13 जिलों के जल समझौते का काम हो, चाहे शेखावटी के, चूरू, झुंझुनू, सीकर के यमुना जल समझौते की बात हो, वो भी पूरा हुआ। और इसके अलावा विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में हमारी मुख्यमंत्री जी बैठी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 8-8 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अगर इस 3 महीनों में देने का काम किया है, राजस्थान सरकार ने किया। गेहूं पर 2275 रुपए से 125 रुपए की एमएसपी बढ़ाकर 2400 रुपए करने का काम इसी भजन लाल जी की सरकार ने किया है। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सुशासन की स्थापना 3 महीने हुई है। और सबसे बड़ा, जिन बिजली पानी के मुद्दों पर राजस्थान सरकार ने वादे किए थे, 2.25 लाख करोड़ रुपए के बिजली के क्षेत्र में एमओयू करके पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा एमओयू किया बिजली के क्षेत्र में। और ये पहला साल राजस्थान सरकार का बिजली पानी पर आत्मनिर्भरता का रहेगा। आने वाले समय में 2.25 लाख रुपए करोड़ का जो ये एमओयू हुआ है, आने वाले समय में बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। और ये जो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली कांग्रेस सरकार के समय आती थी, आने वाले समय में किसानों को 6-8 घंटे बिजली मिलेगी, डोमेस्टिक में 24 घंटे बिजली मिलेगी। और कभी ट्रांसफार्मर चल गए तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर भी मिल जाएंगे, केबल मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा। ये बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने का वादा अगर किसी सरकार ने निभाया तो भजन लाल जी की सरकार ने निभाया। राजस्थान सरकार के इधर अगर मैं बात करूं देश की, मुझे कुछ कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर देश का सबसे ताकतवर नेता, विश्व का सबसे ताकतवर नेता अगर कोई है, नरेंद्र मोदी विश्व के अंदर था। और मुझे कहते हुए भी कोई ऐसी बात नहीं है कि विश्व का सबसे घिरा हुआ विपक्ष अगर कहीं है तो भारत के अंदर है, जिन्होंने मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतर आए हैं। सबसे घिरा हुआ भारत के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं कि रोहिंग्या अगर 1800 किलोमीटर दूर भारत आ जाते हैं तो 2 किलोमीटर चीन की उसे धरती पर क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वह झूठे पड़ते हैं कि महाराष्ट्र विरोधी बात नहीं की जाती है। लेकिन इसी कांग्रेस के समय में रोहिंग्या ने भारत में आकर भारत की सामाजिक अस्मिता के साथ जो खेल खेला है, उसको माफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस जाकिर नाइक को मुस्लिम देश मलेशिया ने 1 साल भी नहीं झेला, उसको 2004 से 2014 में यूपी की सरकार ने 10 साल तक शांति दूत बनाकर उसकी मेहमान नवाजी करती है। ये कांग्रेस सरकार में संभव है। और मैं कहता हूं, पुलवामा में जब हमला हुआ था, उन लोगों ने पूछा था ये गोला बारूद कहां से आया? पूछा था कांग्रेस वालों ने, ये पुलवामा में हमला गोला बारूद कहां से आया? मैं पूछना चाहता हूं कि कभी रामनवमी का महोत्सव, कभी बजरंग बली के महोत्सव पर और कभी यूनिवर्सिटी में पेट्रोल बम धमाके होते हैं, पत्थरबाजी होती है, ये पत्थर कहां से, ये पेट्रोल कहां से है? क्या कांग्रेस की हिम्मत थी कि इतने सालों में कभी सरकार के रहते पूछा था? लेकिन फिर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ अंतर है। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं मित्रों, हम सबको मिलकर कांग्रेस जैसी बीमारी को खत्म करने का हमारे पास में सबसे बड़ा अवसर ये 26 अप्रैल का है। बहुत कुछ गंदगी तो 2014 के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दी, कुछ को एक से इकट्ठा कर दिया। इसी गंदगी को अब 26 अप्रैल को आपकी एक वोट की ताकत के आधार पर इतना दूर फेंकना, डिस्ट्रॉय करना है कि आने वाले कई वर्षों तक कांग्रेस जैसी बीमारी भारत में ना रहे, राजस्थान में ना रहे। आज ही मैंने देखा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस में आए तो किस मुकाम से था, ये अच्छी पार्टी होगी, कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्र की, लेकिन मैंने सोचा ये गलत दिशा में जा रही है, सनातन की विरोधी पार्टी है, गलत दिशा में काम कर रही है, इसलिए मैं उसे इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस के डूबते हुए जहाज में से बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से नेता छोड़कर जा रहे हैं। उनको पता है कि कांग्रेस जैसी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो रही है। उनको अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आज बहुत से छोटे छोटे दलों के पास में गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमें एक एक सीट दे तो हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये दुर्दशा आपके वोट ने 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद जो दी, उसका परिणाम है प्यारे मित्रों।
मैं तो ये कहता हूं पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार का कोई आरोप अगर यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति या जो मेरी बात सुन रहा है वो व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पे लगा सकता है तो लगाकर दिखाए किसी माइकल लाल में हिम्मत हो तो। ऐसा राम राज्य स्थापित किया 2014 के बाद से आज हमारी बारी हम सब मिलकर उस नरेंद्र मोदी जी को तीसरे यशस्वी काल के लिए, तीसरे यशस्वी प्रधानमंत्री के काल के लिए गारंटी दे कि जब भी हमारी बारी आएगी खुले मन से जातिवाद से ऊपर उठ के परिवारवाद से ऊपर उठ करके तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे। और मैं तो मित्रता कहता हूं नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति वो पारस है, जिस पत्थर को छुएगा उसको सोना कर देगा। मैं नहीं जानता कि मेरे वहां गांव थानी में बैठे व्यक्ति को महिमा कुमार जी कौन है पता होगा, देखा ना मैं तो नहीं पता महिमा कुमार जी कौन है, लेकिन चेहरा नजर आता है नरेंद्र मोदी का कमल के फूल का निशान का, जहां हर एक व्यक्ति भारत माता की जयकार करने के लिए, मां भारती को विश्व गुरु की ओर प्रतिष्ठापित करने के लिए तय कर रखा है कि नहीं हम महिमा कुमारी को वोट तो देंगे लेकिन हमारा वोट नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। जिन्होंने तय कर रखा है 2027 से पहले विश्व के अंदर भारत को सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। 2033 से पहले उस गगनयान को स्थापित करेंगे। 2040 तक चांद पर भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री जाकर बैठेगा। 2047 तक आर्थिक रूप से भारत को सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था से संपन्न करने के लिए हमारा योगदान रहेगा। ये विजन अगर को लेकर चलता है नरेंद्र मोदी लेकर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ये बंटी और बबली की जोड़ी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहते हैं गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, लेकिन आज जिनसे गरीबी खत्म नहीं हुई, भला हो प्रधानमंत्री मोदी का जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ये कहने में करने में कथनी और करनी में जो अंतर है ये कांग्रेस का था, हमने जो किया वो करके दिखाया है। इसीलिए पिछले 10 सालों से 282 सीटें, 303 सीटें, अब की बार 400 पार की सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। ये ऐसी बहुमत है और मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ गुनबा है जहाँ हर एक व्यक्ति उसी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है। एक दो बातें और कहूंगा, मैं तो मेरी बात इसलिए कहने के लिए आया हूँ क्योंकि कल चूरू के अंदर भी जहां मैं लोकसभा का इंचार्ज हूँ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। और प्यारे मित्रों, अगर हम लोगों ने ये मौका अगर खो दिया तो कोई संकोच नहीं कि हम लोग लाखों मतों से जीतेंगे, लेकिन अंतर इस बात का रहेगा कि सबसे ज्यादा मत कहां, सबसे ज्यादा अंतर कहां रहेगा, लोकसभा में मार्जिन कहां अधिक रहेगा। अगर हम लोगों ने एक सीट तक अंतर, तो बहुमत तो 282 है, लेकिन हम लोग 400 की कल्पना किसलिए करते हैं कि जब बहुमत होगा तो राज्यसभा के अंदर और लोकसभा में वो निर्णय किए जाएंगे जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था, और वो निर्णय लेने के लिए ऐतिहासिक बहुमत की आवश्यकता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग एक बात के लिए सोचना कि यूपी में जब इससे पहले योगी जी की सरकार से पहले अखिलेश यादव की सपा की सरकार थी, सैफई महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन योगी जी आने के बाद में एक भी ऐसा उत्सव मनाया क्या? आप लोग बता सकते हैं। बसपा सरकार जाने के बाद में मायावती ने जन्मदिन पर केक काटे जाते थे, सोने चांदी के आभूषण मिलते थे, एक भी ऐसा कार्यक्रम योगी सरकार आने के बाद में हुआ है क्या? और योगी जी के आने के बाद में अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसा माफिया पनपा है क्या पिछले 10 सालों में? आप लोग मुझे बता सकते हैं। अतीक अहमद का एनकाउंटर चलते हुए योगी सरकार में संभव है, मुख्तार अंसारी को उसके कर्मों की सजा मिली है। और मैं कहता हूं भैया, इतना बड़ा दौर हमने देखा, इतना दंश हमने झेला था कि यूपी का एक जमाना था समाजवादी सरकार में, जब इस सरकार में भी सड़क पर कोई माता बहन बेटी जाती थी, मुख्तार अंसारी की नजर पड़ती थी, अतीक अहमद की नजर पड़ती थी, उसको वहीं से उठा लिया जाता, उसके साथ अत्याचार होता था। लेकिन 10 सालों में कर्मों की सजा देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में उस योगी आदित्यनाथ ने दिया है। ऐसा जज्बा जुनून जोश चाहिए हम सबको, और ये तभी संभव होगा जब आप जैसे लाखों कार्यकर्ता मिलकर अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए देंगे। मैं कहता हूं कि आजकल जो सुबह सूर्य जी को आपने देखा होगा, सुना होगा, उन्होंने अपने 1 एकड़ जमीन के अंदर 20 करोड़ रुपए की फसलें उगाई है। हो सकता है क्या संभव है क्या? ये कांग्रेस सरकार में संभव था, आज तक वो सारी चीजें गायब है। हरियाणा में कांग्रेस से चुनाव जाने के बाद में कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने 1 इंच भी जमीन खरीदी हुई बेची, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन यूपी की सरकार के समय औने पौने दामों में सरकार की जमीनें खरीदकर लाखों करोड़ों रुपए बेची गई थी। ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा हुआ था, कांग्रेस की सह परिस्थिति में हुआ था। और मैं तो ये कहता हूं, कांग्रेस सरकार जाने के बाद मुंबई में जो हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम हुआ करते थे, कौन से बिल में छुप गए हैं? एक भी अगर कोई व्यक्ति बता सकता है तो आपकी बात मैं समझ सकता हूं। और जिस बैंक के मालिक आदित्य पुरी की 2.5 करोड़ की पेंटिंग को प्रियंका गांधी ने किसने नहीं खरीदा? आप पूछ सकते हैं मुझसे, एक छोटी सी पेंटिंग को 2.5 करोड़ रुपए में बेचा गया यस बैंक के मालिक को प्रियंका गांधी की। और तो और प्यारे मित्रों, एक एंटनी ने अपनी पत्नी को
हाथ की पेंडिंग सरकार को, यूपीए सरकार को 28 करोड़ रुपए में भेज दी। और इससे बड़ा दुर्भाग्य ये होगा कि यूपीए में 2004 से 2014 में सोनिया गांधी सुपर गेम हुआ करती थी। उन्होंने केरल से विदेश यात्रा पर जाते थे, पता नहीं कौन सी बीमारी थी, अज्ञात बीमारी थी, 4-5 ट्रक हुआ करते थे, उनमें बच्चे भर के जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक ही बार सोनिया गांधी विदेश किसी इलाज के लिए गई हो तो आप लोग बता सकते हैं। ये फर्क है आपकी वोट की ताकत का। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, उस अखंड भारत की कल्पना जो हमारे ऋषि मुनि और राज परंपरा ने की है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आइए हम सब मिलकर नए राजसमंद बनाए, नए राजस्थान बनाए और नए भारत की कल्पना को अपना अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कहें। 26 तारीख को हम सब मिलकर काम करेंगे। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी के नेतृत्व में हमारा मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो। आनंद डिप्टी सीएम जय कुमार के नेतृत्व में महिमा को हम सब ऐतिहासिक वोट जिताएंगे। यही अपील आप सब लोगों से करते मेरी बात को करता हूँ। बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अविनाश जी भाई साहब का।